Viewer discretion is strongly advised. This episode discusses sensitive themes, cybercrime, and illicit online environments. Listener and viewer discretion is advised. The creators of this podcast assume no liability for any actions taken by individuals after consuming this content, nor for any loss or damage arising from the use or misuse of the information presented. एक उसके पीठ पे सला रहा होता है, दूसरा उसके सर पे सला रहा होता है, वो बंदा रो रहा होता है और सूप पी रहा होता है। तो उनको ट्रेस कर लेते हैं, तो उनकी फैमिली को उन्होंने मर्डर करके उनकी हड्डियों का सूप बना के उस बंदे को पिला रहे थे। मतलब वो मारियाना ट्रेंच मतलब एक समुद्र का वो हिस्सा है जो बिल्कुल ही डीप है, जहाँ पर सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँचती। सही। तो उसी से नाम से रिलेटेड उस इंटरनेट के एक मखसूस हिस्से को रखा गया है जिसका नाम ही मारियाना ट्रेंच है। अच्छा। जहाँ पर इंटरनेट की रोशनी ही नहीं पहुँचती उस साइड पर। मतलब ऑर्डर कर दिया, करने के बाद 70 पीसेस किए थे और उस 70 पीसेस को बाकायदा उसने लिख कर के ये वाला हिस्सा है, जैसे हम कुर्बानी में लिखते हैं ना, ये पिछला हिस्सा है, ये अगर आगे का हिस्सा है, ये कोहान का हिस्सा है। हर हिस्से उसने लिख के फ्रिज में सजा के रखे हुए थे गोश्त की तरह, जैसे हम नॉर्मली रखते हैं। और उसने किया क्या उन हिस्सों का? वो करता था कि रोज़ाना उसको कुछ ना कुछ डिश बनाता था और उसको खाता था। वह ये कि उन चारों को कैद कर दिया जाता है। कैद करने के बाद उनके ऊपर बाकायदा जुल्म ढाए जाते हैं तरीके से, टॉर्चर किया जाता है। कभी खौलता हुआ पानी फेंका जाता है सुबह सुबह, गर्म पानी, जिसकी वजह से उनकी बॉडी जल रही है। और कभी शाम में जो है वो अंगारे फेंके जाते हैं उनके ऊपर। अच्छा, मेन चीज़ ये है कि ये जो आपने बताया कि डाटा निकालने किसी चीज़ का, ये डाटा बाकायदा सेल होता है। अच्छा मुनीब, सबसे पहला सवाल ये कि वेब से जब हम डीप या डार्क, अच्छा पहले क्या आता है दोनों में से? डार्क वेब पहले आता है, डीप वेब पहले आता है? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब हम इंटरनेट की दुनिया में जाते हैं तो वहाँ पर हमें 3 लेयर्स मिलती हैं। सबसे पहली लेयर तो वहाँ पर सरफेस लेयर होती है, और सरफेस लेयर वो लेयर होती है जैसे अभी यूट्यूब का अभी वीडियो चल रही है, यूट्यूब पे लोग देख रहे हैं, फिर वो टिकटॉक पर भी देखेंगे, इंस्टाग्राम पर भी देखेंगे। मतलब ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली, वो पहली लेयर पे होता है। सबसे पहली लेयर यानी वो सरफेस लेयर कहलाती है हमारी। उसके बाद जो फिर हमारे पास दूसरी लेयर आती है वो आती है डीप वेब की। अच्छा, डीप वेब होता ये है कि आप अपना पर्सनल डेटा वहाँ पर सेव करके रखते हो। फर्स्ट मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे बैंक का डेटा जितना भी होता है वो सारा का सारा डीप वेब में होता है। बैंक का डेटा हो गया, हॉस्पिटल में पेशेंट्स का डेटा हो गया, यहाँ तक कि आपका जो जीमेल है वो भी एक डीप वेब है। डीप वेब कैसे? क्योंकि वो सिर्फ आप तक महदूद है, आप उसको देख पा रहे हो, बाकी कोई और उसको एक्सेस नहीं कर सकता, नहीं देख पाता, ठीक है। तो वो भी हमारे पास जो है वो डीप वेब है। यानी इस तरीके से डेटा जो हाइड हो जाता है नॉर्मल पब्लिक से, जो एक तरीके से पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है, हम नहीं दिखाना चाहते, वो हमारा डीप वेब होता है। लेकिन फिर उसी के बाद हमारे पास शुरू होता है डार्क वेब। डार्क वेब क्या चीज़ है? डार्क वेब एक बहुत ही अलग दुनिया है। मतलब अब तक का सबसे डेंजरस इंटरनेट का अगर देखा जाए तो वो डार्क वेब है। ऐसा नहीं है कि डार्क वेब कोई भी बंदा ईज़िली उसको इस्तेमाल कर लेता है या उसको एक्सेस कर लेता है, लेकिन जितनी भी इलीगल चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी डार्क वेब के थ्रू होती हैं। डार्क वेब में जैसे वेपन की बात कर रहे हो तो वेपन भी आप ख़रीद सकते हो, वो भी इलीगल वेपन। और ऐसे ड्रग्स आपको डार्क वेब पे मिल जाते हैं जो नॉर्मली आपको कहीं भी किसी भी मार्केट में नहीं मिलता है। तो अगर कोई मरीज़ है, कोई पेशेंट है, किसी अच्छे हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, उसका हार्ट काम नहीं कर रहा, पेस मेकर लगा हुआ है उसके हार्ट में, मुझे उसका डाटा चाहिए, पहले मैं किसी तरह हॉस्पिटल के डाटा में लॉगिन हो जाता हूँ, वहाँ से उसका पेस मेकर का नंबर निकाल लेता हूँ और उस पेस मेकर को ऐप से जाके स्विच ऑफ कर देता हूँ। क्या डीप वेब पे ये डाटा मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। अच्छा, मेन चीज़ ये है कि ये जो आपने बताया कि डाटा निकालने किसी चीज़ का, ये डाटा बाकायदा सेल होता है। अच्छा, पैसों में बिकता है? मतलब बिकता है। और पेशेंट का ही डेटा नहीं, पता नहीं किस किस लोगों के और कहाँ कहाँ पे डेटा सेल हो रहे होते हैं, ये हमें भी नहीं पता होता। बहुत सारी ऐसी रियल स्टोरीज़ हैं कि एक स्कूल की टीचर थी जिनका डेटा बाकायदा डीप वेब पे सेल हो रहा था। अच्छा, वो टीचर का डेटा कैसे सेल होता है? जैसे हम नॉर्मल इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पर हम अपनी CV, नाम, NIC वगैरह सारी चीज़ें देते हैं, तो हमें नहीं पता होता कि सामने वाला किस माइंड का है, किस माइंड सेट का है। तो एक ऐसे ही USA का एक ओहायो था सिटी, वहाँ पर भी स्टेट है ओहायो USA के। तो उस स्टेट में भी एक टीचर ऐसी थी जो नॉर्मल प्री प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाती थी। तो वहाँ पर भी उन्होंने अपना डेटा ऐसे ही नॉर्मली जो NGOs वगैरह होती हैं तो वो आई भी थी, उनमें से किसी एक पर्सन को उन्होंने अपना डेटा दे दिया। बाद में उसकी दोस्त घबराई उसको देखकर और कहा कि तुम सही सलामत हो? उसने कहा मैं सही सलामत हूँ। तो उसने पूछा खैरियत, तुम ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हो? फिर उसने अपने मोबाइल में देखा कि देखो तुम्हारी पिक्चर्स, तुम्हारा डेटा, तुम्हारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें जो है वो डार्क वेब पे सेल हो रही हैं, डीप वेब पे सेल हो रही हैं। डीप वेब पे सेल हो रही हैं। अच्छा, क्यों सेल हो रही हैं? अब फ़ायदा क्या होता है या परचेज़ करने वाला कौन होता है? बेसिकली परचेज़ करने वाला वो होता है जिसको शौक़ होता है कि मैं डेटा ख़रीदूँ और डेटा ख़रीदने के बाद मैं फ़ेक आईडीज़ बनाऊँ, फ़ेक आईडीज़ बनाने के बाद
मैं फ़ेक शॉपिंग करूँ। अक्सर आपने कार्डिंग का नाम सुना होगा, एलआई का नाम सुना होगा। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जाकर वहाँ पर लिंक होती हैं, क्योंकि वो जब एलआई करते हैं तो जाहिर सी बात है वो अपने पर्सनल अकाउंट से नहीं बनाते आईडी, वो कहीं ना कहीं जाके फेक आईडीज़ को यूज़ करते हैं, फेक पिक्चर्स को यूज़ करते हैं। तो ये सारा डेटा वहाँ पर जाके सेल होता है, और जो एलआई करने वाले लोग होते हैं वो उन्हीं डेटा का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो सेल होने वाला डेटा है डीप वेब पे, वो पेशेंट का ही डेटा है। अच्छा। और इंश्योरेंस के पैसे निकालने के चक्कर में बाज़ दफ़ा ऐसे भी केस सामने आए कि, और ये रियल कहानी है, बाकायदा इसके ऊपर इंडिया ने एक फ़िल्म भी बनाई है। और वो फिल्म ये है कि एक आदमी को मरे हुए 20 साल हो जाते हैं, लेकिन वो आदमी ज़िंदा होता है। और यही रियल कहानी इंस्पायर होकर बनाई थी, वो भी एक यूएसए की स्टेट में ही हुआ था कि एक आंटी थी, बूढ़ी थी, उन्होंने भी अपना इंश्योरेंस कुछ इसी तरीके से करवाया हुआ था। तो बेसिकली होता ये है कि कहीं ना कहीं से उनका डेटा लीक हो जाता है और वो डार्क वेब पे सेल हो जाता है। अब जिसने उसको एक्सेस किया, निकाला, सारी चीज़ें की, उसने उनका बेटा बन के बात करी कि ये मेरी मदर हैं, ये इनका सारा डेटा है। और जब उन्होंने वेरिफिकेशन के लिए उनसे चीज़ें पूछी कि आप इनका एनआईसी नंबर बताएं, इनका ड्राइविंग लाइसेंस बताएं, तो वो सारी चीज़ें बता रहा है कि मेरी मदर हैं और ऐसे इनका ये हुआ है वो हुआ है। तो उन्होंने वेरीफाई करके उसको पेमेंट भेज दी। अच्छा, जब पेमेंट भेज दी तो अब 20 साल के बाद जब उनकी वाकई में उनका इंतकाल हुआ तो उनके हस्बैंड जाते हैं कि भाई इंश्योरेंस का पैसा लेने, तो कहते हैं इनको इंतकाल हुआ तो 20 साल होगा। तो यहाँ से फिर वो एक पूरी की पूरी फिल्म बकायदा इसके ऊपर बनी है, और ये रियल स्टोरी है कि डेटा सेल हुआ और सेल होने के बाद 20 साल के बाद पता चल रहा है कि उसके पैसे तो आपको 20 साल पहले मिल चुके था। अच्छा मुनीब, डीप वेब आपने अभी जो बताया, जैसे हमें किसी का डाटा अगर चुराना हो या ख़रीदना हो तो वो डीप वेब पे जाके इजीली ख़रीदा जा सकता है। सवाल मेरा ये है, अगर आप हैं, आपको मेरा डाटा ख़रीदना है, यानी आपको मेरा बैंक अकाउंट मालूम करना है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप किसी तरह डीप वेब पे जाते हैं, मेरा कोई फेसबुक अकाउंट है या इंस्टा का अकाउंट है, उसका लिंक जो है वहाँ पे जो बेचने वाले होते हैं, जो परचेज सेलर होते हैं, उनको लिंक देते हैं कि मुझे इस बंदे का रिकॉर्ड या बैंक अकाउंट चाहिए या इसका डिजिटल फुटप्रिंट चाहिए, तो क्या ये चीज़ उसको वो आपको निकाल कर दे सकता है? मतलब मेरा बैंक अकाउंट, उसका पासवर्ड, मोबाइल ऐप का पासवर्ड, ये सब वो आपको निकाल कर दे सकता है? बिल्कुल। और इन सारी सर्विसेज के लिए हैकर्स मौजूद हैं, और ये सारे काम, अच्छा, डीप वेब पे भी हैकर्स होते हैं? ये डीप वेब पे नहीं, ये डार्क वेब पे जाना पड़ेगा इस काम के लिए डार्क वेब पे जाना पड़ेगा। सही है, तो फिर हम डार्क वेब पे आ गए हैं। हाँ, लेकिन डार्क वेब पे एक नॉर्मल पर्सन के लिए जाना इतना आसान नहीं है कि मसलन अगर मैं बिलफर्स कहूँ कि कोई भी नॉर्मल बंदा उठे और कहता है मैं डार्क वेब पे एक्सेस करना चाहता हूँ, तो वो इतनी आसानी से डार्क वेब पे एक्सेस नहीं कर सकता। अगर उसको पता भी चल जाए कौन सा ब्राउज़र यूज़ करना है, किस तरीके से नेटवर्क करना है कि हम अपनी आईपीज़ को चेंज कर सकें, लेकिन तब भी वो डार्क वेब पे उस लिमिट पे नहीं पहुंच सकता। उसकी मेन वजह ये है कि आपको इंटरनेट की ख़ास तौर पे और नेटवर्किंग की डीप नॉलेज होनी चाहिए, और किसी एक मेन प्रोग्रामिंग पे आपकी बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। विल्फर्स पाइथन हो गया या C++ हो गया या C# हो गया। तो इस अच्छा, टाइप की ये जो आईपी का आपने नाम लिया अभी, आईपी एड्रेस जो होता है, मैंने सुना है आईपी एड्रेस से लोगों की लाइव लोकेशन या लोकेशन, करंट लोकेशन मालूम हो जाती है, ये कैसे पॉसिबल है? जैसे हम इलाके में रहते हैं तो वहाँ पर हाउस नंबर होता है, ठीक है, किसी का 615, किसी का 620, 22, इस तरीके से सही है। अलग अलग मकान नंबर होता है। अब अगर हमें किसी के पास जाना हो तो हम उससे दो ही चीज़ें लेते हैं भाई, या तो अपना मोबाइल नंबर दे दो जिससे हम कांटेक्ट कर सकें, या लाइव या लोकेशन। अगर नेटवर्क नहीं आ रहा बिलफर्स्ट, तो हम कहते हैं यार अपना घर का एड्रेस दे दो ताकि हम डायरेक्टली पहुंच जाएं। सही। अगर घर का एड्रेस भी मिल जाता है तो आप डायरेक्टली उसके घर तक पहुंच जाते हो बिना किसी मुश्किलात के, अगर आपको रास्ते सही पता हो तो यही हमारे पास आईपी एड्रेस भी होता है। आईपी एड्रेस हर किसी को एक स्पेसिफिक मिला हुआ होता है, और हर किसी का अपना एक आईपी एड्रेस अलग होता है नेटवर्क का। तो उस आईपी एड्रेस के ज़रिए कोई भी आपकी लोकेशन तक ईज़िली पहुंच सकता है। लोकेशन से मतलब है कि वो आपको ईज़िली ट्रेस कर सकता है। बिलफर्स अगर वो चाहता है कि आपका कैमरा एक्सेस करना या आपके मोबाइल का एक्सेस करना, तो सबसे पहले वो आपकी वाईफाई की जो आईपी एड्रेस है, यानी जिस सर्विस से आईएसपी से, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है, उससे जो आपका लिंक, यानी उसने जो आपको आईपी असाइन किया हुआ होगा, उस आईपी से वो आपके वाईफाई तक आराम से पहुंच जाएगा। और उस वाईफाई के ज़रिए जो डिवाइस आपकी कनेक्ट होगी वो उस आपका तक पहुंच लैपटॉप हो जाएगा। गया, आपका मोबाइल हो गया, आपके दूसरे मोबाइल फ़ोन्स हो गए या किसी का भी मोबाइल फ़ोन्स होगा, तो वो आराम से उसको एक्सेस कर लेगा। और ये बाकायदा बहुत बड़ी टीम होती है हैकर्स की जो ये कर रही होती है। मैंने एक चीज़ का नाम सुना है जिसको बोलते हैं डिजिटल फुटप्रिंट। आप जहाँ जहाँ सोशल मीडिया पे जाते हो वहाँ आपका एक डिजिटल फुटप्रिंट मौजूद होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आप किसी सोशल साइट पे जाते हो, किसी सोशल गैदरिंग में जाते हो, अभी कोई कहीं आई नहीं है, अभी हम जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम यहाँ पर बैठे हैं, मैं एक सेल्फी लेता हूँ अपने फ़ोन से, पोस्ट कर देता हूँ सोशल मीडिया पे कि आज मैं मुनीब के साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ,
जो लोग मुनीब को जानते हैं, जो लोग मुझे जानते हैं, मेरे काम को जानते हैं, वो किसी भी तरीके से जाके मुझे सोशल मीडिया पे सर्च करेंगे, देखेंगे कि मैं कहाँ ज़्यादा, किस रूट पे ज़्यादा नज़र आता हूँ, किन जगहों पे ज़्यादा नज़र आता हूँ। वो रेडियस मार्क करके, अगर वाकई किसी में इतना दिमाग है तो वो रेडियस मार्क करके आसानी से निकाल लेगा कि भाई ये बंदा इस वक्त यहाँ मौजूद है, मुनीब के घर इस तरफ है, या यहाँ मौजूद है ये। तो हम अपना डिजिटल फुटप्रिंट, अपनी डिजिटल लोकेशन दूसरे को जब खुद बता रहे होते हैं सोशल मीडिया पे पोस्ट करके, तो प्राइवेसी नाम की चीज़ तो रह नहीं गई। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, मैं जो है काफ़ी टाइम तक एक साइकोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूँ। मुझे जो चीज़ समझ में आती है, जो इसकी एक्सप्लेनेबल टर्म है, एक चीज़ होती है फोमो बोलते हैं उसको, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अक्सर ऐसा होता है, आजकल तो ज़्यादा ही कुछ हो रहा है, कि सबसे पहले जो है हमारे जो रोल मॉडल्स होते थे, हमारे जो सेलिब्रिटीज़ होते थे, वो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स होते थे, साइंटिस्ट होते थे किसी वक्त पे। फॉर एग्ज़ाम्पल, गोल्डन एरा के टाइम की बात है, गोल्डन एरा ऑफ इस्लाम के टाइम की बात है। हमारे जो आइडियल्स होते थे, जिनको आइडियल बोला जाता है, जिनको सेलिब्रिटी बोला जाता है, वो जाबिर इब्न हय्यन और इब्न सीना, इब्न अल हैतम, अल ख़वाज़मी। अच्छा, बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता कि अल ख़वाज़मी ने जो है अलगोरिथम या लोगैरिथम, अलगोरिथम बोल रहा हूँ मैं, लोगैरिथम को इन्वेंट किया था। ठीक है, बहुत से लोगों को ये सारी चीज़ें नहीं पता। और उस वक्त जो लोग होते थे, जो स्टूडेंट्स होते थे, वो उनको फॉलो करने की कोशिश किया करते थे। आज के दौर के सेलिब्रिटी हैं शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार। आज के दौर के सेलिब्रिटी हैं फ़िरोज़ खान, दानिश तैमूर, और हमारे जो है महविश हयात, बहुत अच्छा, पाकिस्तानी ये जो लोग फिर भी एक्टर्स टॉप हैं। लेवल पे जा रहे ठीक है, एक बात है कहने को, हमारे वक्त के सेलिब्रिटीज़ ये हैं। हो। और सेलिब्रिटीज़ क्योंकि इनकी एक सोशल प्रेजेंस है, इनको अपनी एक सोशल प्रेजेंस बना के रखनी होती है, मेंटेन करनी होती है, इनको अपने सोशल मीडिया पे फॉलोवर्स दिखाने होते हैं। क्योंकि मैंने कहीं किसी के स्टेटमेंट में ये सुना था कि आपके फॉलोवर्स देख के आपको काम मिलता है। ऐसा ही। और आजकल हम देख भी रहे हैं, जिस बंदे के फॉलोवर्स ज़्यादा हैं, वो अक्सर कहीं ना कहीं किसी ना किसी ड्रामे में कोई छोटा सा रोल करते हुए नज़र आ जाता है। हम क्या करते हैं, हमारे कुछ बोलते हैं ना भोले भाले लोग, अब मैं ज़्यादा हार्श वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहता, इसलिए मैं एक बात करता हूँ कि जो हमारे यहाँ भोले भाले लोग होते हैं, जिनको जल्दी फेम चाहिए होता है, वो क्या करते हैं, उनकी साइकोलॉजी ये है कि वो देखते हैं कि सेलिब्रिटी ये करें, अच्छा हम भी एक काम करते हैं, हम भी ये सब करना शुरू कर देते हैं। हम भी जो है खाना खाने जा रहे हैं, भले वो कि KFC ना जा रहे हो, भले वो जो है पकवान सेंटर जा रहे हो, उन्होंने पिक्चर लेनी है, स्नैप बनानी है, स्नैप बना के अपलोड करनी है। ऐसे ही। वो समझते हैं कि हमारे इस तरह से फॉलोवर्स बढ़ेंगे, हमारी जो है सोशल प्रेजेंस मेंटेन होगी। सवाल ये सोशल प्रेजेंस आप किसके लिए मेंटेन कर रहे हो? क्या आपका आइडिया है, आपको कोई आइडिया है आगे का कि आपने जो है वाकई में सोशल प्रेजेंस को रखना है या नहीं? क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, लड़कियां नहीं, सिर्फ मर्दों के साथ भी ऐसा होता है, बहुत सारे मर्द, ख़वातीन शादी के बाद जो है अपनी सोशल प्रेजेंस ख़त्म कर देते हैं। हमारा एक जानने वाला है, हमारा एक दोस्त है, हमारे साथ काम कर चुका है, उसने शादी से पहले ही 2-3 दिन पहले अपनी पूरी सोशल प्रेजेंस पिछली उठा के डिलीट कर दी थी, क्योंकि कहा था कि भाई ये पास्ट है, पास्ट है तो उसको पास्ट में ही रहने दो। शादी के बाद उसकी एक नई ज़िंदगी शुरू हो रही थी, तो उसने अपना पूरा पास्ट उठा के, पूरा सोशल प्रेजेंस उठा के डिलीट मार दिया। एक वीडियो है, सही है, उस वीडियो के ज़रिए 7 लोग मारे गए एक तकरीबन। वीडियो के जरिए 7 लोग मारे गए। और वीडियो क्या है, नॉर्मल है, जैसे कोई इवेंट होता है, शादी की वीडियो है, वो वीडियो बन रही है और उसके पीछे मतलब उस वीडियो के चक्कर में 7 लोग मारे गए। और जो लड़ रहा था, जिसने बहादुरी का मुतारा दिखाया, तो वो भी उसके पीछे मारा गया। कैसे मारा गया, मतलब बात कुछ समझ नहीं आ रही, बात थोड़ा ये थी, तफसील से समझाओ क्या है, किस तरह है। तो बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, मैं उसको दबे अल्फाजों में समझाने की कोशिश करता हूँ। सही। एक इलाका है, तो वहाँ पर एक शादी का इवेंट चल रहा है, ठीक है, और शादी का इवेंट चल रहा है, और बाज़ हमारे पहाड़ी इलाकों में ऐसा रिवाज होता है कि लड़के लड़कियां आपस में नहीं बैठते हैं, उनके यहाँ इख्तलाफ होता है इस ठीक चीज़ के है, ऊपर। सही है। लेकिन जब देखा जाए शादी का माहौल है, तो जाहिर सी बात है लोग मिलते भी हैं, आपस में बातचीत होती है। तो 2 लड़के थे, वो नॉर्मली डांस कर रहे थे, जो उनका अपना कबीलाई डांस होता है, कबीलाई डांस होता है, ठीक है, समझ तो वो गया। कर रहे थे। वो इत्तेफाक से उनका, अच्छा दोनों भाई थे, वो जो डांस कर रहे थे दोनों भाई थे, और कोई मतलब वाहियात किस्म का कोई डांस नहीं था, नॉर्मल डांस था। और उनका एक छोटा भाई वो वीडियो क्लिप बना रहा था, और सामने जो है वो कुछ ख़वातीन बैठी हुई थी, 4 या 5, 4 ख़वातीन बैठी हुई थी। तो वीडियो में आ गई हूँ वो गलती वीडियो में से। आ गई। अच्छा, वीडियो में वो आके भी क्या कर रही हैं, ताली बजा रही हैं, बाकायदा उन्होंने पढ़ा किया हुआ है, निकाब सॉरी हिजाब वगैरह किया हुआ ठीक है, है, सही है। और वो अपना 2 लड़के अतान परफॉर्म कर रहे हैं, और उन्होंने क्या किया हुआ है, बस वो ताली बजा रही है, गाना चल रहा है, ताली बजा रही है, और कोई ऐसा भी इवेंट नहीं है, शादी का इवेंट है। शादी का इवेंट है, ठीक है, तो उसके तो बाद क्या ये हुआ? नॉर्मली है।
अच्छा, हुआ ये कि वो वीडियो चलते 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 वो लीक हो गई। मतलब 1 से 2, 2 से 3 करते सोशल करते देखो, सोशल मीडिया पे लीक कुछ नहीं होता, वायरल होता है। सोशल मीडिया, बस समझ लो कि उस टाइम पे जो जिस मोबाइल से किया गया था ना, वो छोटा कीपैड वाला मोबाइल था, उससे वीडियो रिकॉर्ड की गई थी। और ठीक मेरा नहीं है। ख्याल है कि उस पर इंटरनेट या वाईफाई चलता है, वो ब्लूटूथ के ज़रिए आप किसी को भेज सकते हो। हाँ ऐसा है। तो वो ब्लूटूथ के ज़रिए वीडियो पहुँचते 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 गाँव में लीक हो गई। मैं तो उसको लीक का पूरे नाम गांव दूंगा। में, पूरे गांव हाँ, में मतलब ब्लूटूथ वो के फैल जरिए गई एक पहुंच तरीके रही से, है। ब्लूटूथ के जरिए फैल गई। सही। अब वहाँ का जो रिवाज था, वो जो कानून था, वो बड़ा ही सख्त था कि भाई एक दूसरे से आप नहीं मिल सकते, ख़ास तौर पे ख़वातीन मर्दों के साथ। और इन सब से बचने के लिए जो अगर ऐसा बिलफर्ज करता था, तो एक तरीके से उसके ख़ानदान की जो है वो नाक कट जाती थी कि हमारी इज़्ज़त पानी में मिल गई है, कि हमारी घर की ख़वातीन जो है वो दूसरी ट्राइब के साथ जाके बैठ गई हैं। तो मेन चीज़ ये हुआ, जब पता चला तो गैरत के नाम पे बहुत कुछ हो जाता है। सही है। तो हुआ यही कि आखिर में फ़ैसला सुनाया गया कि ये जो 4 लड़कियां हैं, इनको एक कमरे में बंद किया गया। और ये आपको मैं समझ लें रियल लाइफ रेड रूम की कहानी सुना रहा हूँ, जो डार्क वेब पे होती है। अगर हम इसको डिस्कस करना चाहें तो डिस्कस कर सकते हैं। ये रियल लाइफ डार्क करेंगे रेड रूम है। करेंगे भाई करेंगे, कुछ नहीं छोड़ने वाले हम। रेड रूम है। हुआ ये कि उन चारों को कैद कर दिया जाता है। कैद करने के बाद उनके ऊपर बाकायदा जुल्म ढाए जाते हैं एक तरीके से। टॉर्चर किया जाता टॉर्चर किया जाता है। कभी खौलता हुआ पानी फेंका जाता है सुबह सुबह, गर्म पानी, जिसकी वजह से उनकी बॉडी जल रही है। और कभी शाम में जो है वो अंगारे फेंके जाते हैं उनके ऊपर। और ये सारे समझ लें कि एक खुशी की है, जो बस खुशी मना रहे थे अपनी, और उसकी ये सज़ा मिल रही थी उन लोगों को। तो ये चलता रहता है, और करने वाले कोई और नहीं, वालिद, लड़की के भाई, और उसके ख़ानदान वाले, उसके गांव वाले, वो ये हरकत कर रहे थे। और जो लड़के वाले थे, तो उनको तो सीधा सीधा मार दिया जाता, गोली मार दी जाती उन लोगों को। तो ये चलते चलते ऐसा तकरीबन कोई 15-20 दिन चलता है, और बाकायदा बहुत ख़तरनाक तरीके से उन पर टॉर्चर किया जाता है। फिर होता ये बात है, ये करने वाले उनके अपने घर के आदमी। उनके घर के अपने आदमी। और फिर आखिरी में जब देखा जाता है कि अब नहीं हो रहा, नहीं कर सकते ज़्यादा, तो मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं होगा बोलना, एक छुरी लेकर आता है और बाकायदा उन चारों लड़कियों के गले काट देता है। और बड़ी भयानक तरीके से। अच्छा, छुरी चलाने वाला कौन? वो भी भाई, वालिद। इन्होंने मिल के ये सारे काम किए। अच्छा, अब जिनके साथ ये हो रहा है वो तो उनके अपने घर के लोग थे, लेकिन इस दौरान जो लड़ने के लिए सामने आया वो उन 2 भाइयों का भाई था। ठीक है, उसका नाम भी मैं नहीं लूँगा, उसको मैं हाइड करूँगा। तो वो भी सामने आया, उसने पूरी कानून की मदद से हेल्प ली, कि उसने कानून का सहारा लिया, उसने एफआईआर कटवाई कि ऐसा ऐसा जुल्म हो रहा है और यही चीज़ हो रही है। तो वो करते करते बात मीडिया तक पहुंच गई, मेन स्ट्रीम मीडिया तक पहुंची। मेन स्ट्रीम मीडिया पे बाकायदा काफ़ी उसको डिस्कस किया गया, हाईलाइट किया गया कि ऐसा भी हो रहा है, ये वाक़यात हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन वो बेचारा लड़ते लड़ते खुद शहीद हो गया। और सज़ा जो है वो मिली, उम्र कैद की सज़ा मिली जिन्होंने ये हरकत की थी। लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है कि उनके क्या मामला थे, कि वो 5 साल के अंदर अंदर दोबारा छूट कर वापस आ गए। जो ये तो हमारी बातचीत अभी किसी और टॉपिक पे चलने लगी थी, खैर उसको वापस जो है अपने टॉपिक पे लाते हैं। डीप वेब के बारे में हमने बात की। जो ब्राउज़र्स होते हैं, जो आईपी एड्रेस से किसी को ढूंढना होता है, वाईफाई तक कनेक्ट करना होता है, इसके बारे में भी हमने काफ़ी बात करी, बहुत सारी चीज़ें करी। कुछ ऐसे ब्राउज़र्स का नाम बता सकेंगे कि जिससे डीप वेब को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, ब्राउज़र के सिर्फ नाम एजुकेशनल पर्पज़ के लिए? ब्राउज़र के नाम मैं बता दूंगा, लेकिन फिर मैं डिस्क्लेमर दूंगा एक तरीके से कि ना ही आपने कभी ज़िंदगी में इसको एक्सेस करना है, ठीक है। और ना ही आपने कोशिश करनी है एक्सेस करने की। हाँ, अगर आप किसी सर्टिफाइड एथिकल हैकर हैं, या आपके पास सर्टिफिकेट है कि आप उस चीज़ को आपके पास एक्सप्लोर कर सकते सनद हैं, है, डिग्री है ये डिग्री है, करने के लिए? तो फिर आप वो भी किसी के मशवरे पे, यानी आपका जो एक्सपर्ट होगा, यानी आपका जो सीनियर होगा, उसके साथ रहते हुए ये काम अपने करना है। तो सबसे पहला जो ब्राउज़र है हमारे पास, वो तो टॉर ब्राउज़र है। कि टॉर ब्राउज़र। टॉर ब्राउज़र है। टॉर ब्राउज़र की मदद से आप डीप वेब में जा सकते हैं, डार्क वेब में भी जा सकते हैं। ठीक है। और उसको ही चलाने के लिए आपको किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है। मैं अपना अगर रियल एक वाक़या सुनाऊँ, तो मैंने, जब मैं खुद इस चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहा था, मैं देख रहा था, ये मैं सीख रहा था, तो मैंने बस समझ लें जैसे हम क्रोम को इंस्टॉल करते हैं, मैंने उसी तरीके से क्रोम उसको इंस्टॉल किया, और मैं वहाँ पे चला गया। वहाँ पर जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐसी दिखी कि मतलब मुझे समझ लें उल्टी आने लगी थी। और वो चीज़ें ये थी कि ह्यूमन ऑर्गन्स बिक रहे थे बाकायदा, कि मतलब ये जो सर्जरीज वगैरह होती हैं, ऑर्गन डोनर नहीं और मिलते? हाँ बिल्कुल, वो सारी चीज़ें वहाँ पर ऐसे बिक रही हैं जैसे अमेज़ॉन पे कोई सामान हम लोग लिस्ट लगा देते हैं,
और वो वहाँ पे सेल हो रही होती हैं। लिस्टिंग की तरह Listing लगाई की हुई है तरह। शॉपिंग के लिए। और मैं बाकायदा वेबसाइट का नाम भी बता देता हूँ, वो वेबसाइट अब बंद हो चुकी है, ऐसा कोई मसला नहीं है। वो वेबसाइट सिल्क रोड थी। और सिल्क रोड आप ये समझ लें कि इतनी बड़ी वेबसाइट हो गई थी कि उसने 3 दिन में तकरीबन कोई 80 से 90 लाख डॉलर कमाए थे, सिर्फ 3 दिन में। यानी इतनी बड़ी वो मार्केट प्लेस बन गई थी डार्क वेब की। और सिल्क रोड जब बंद हुई तो CIA और FIA यानी काफ़ी बड़ी बड़ी एजेंसीज उसके पीछे लग गई थी कि इतने सारे पैसे आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, चलाने वाला कौन था? 26 साल का लड़का था वो भी। हैं? हाँ, क्या? 26 साल का लड़का, वो सिल्क रोड चला रहा था। और सिल्क रोड को अमेज़ॉन की तरह चला रहा था। पेमेंट सारी आ रही है बिटकॉइन के थ्रू, यूज़र्स भी आ रहे हैं और सप्लायर्स भी आ रहे हैं। बाकायदा जो सामान ख़रीद रहा है कस्टमर, बिलफर्स कोई ड्रग ख़रीद रहा है तो वो ड्रग उसके घर तक पहुंच रहा है, उसके डोर तक पहुंच रहा है। तो ये सारे मामला बिल्कुल सेटल हो चुके थे। अच्छा, वो कैसे पहुंच रहे हैं वो किसी को भी नहीं मालूम था। आप दुनिया में बैठ के कहीं से भी सिल्क रोड के थ्रू ऑर्डर करते हैं, वो आपके घर पर पहुँच जाएगा। वो किसी ना किसी पार्सल के अंदर इस तरीके से छुपाया हुआ होता था कि वो आप तक पहुंच जाता था और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी कि ये पार्सल आएगा और इस पार्सल के इस तय के अंदर या इस खाने के अंदर आपका सामान मौजूद है। वो आपको इसलिए मिल मतलब जाता था। इतनी तरतीब से एक पूरा स्टैंडर्ड से चीज़ें चल रही और हैं। ये अकेला बंदा, कोई इसके पीछे कोई टीम नहीं, सिर्फ इसका एक लैपटॉप और वो खुद होता था। और कहाँ चलाता था? कैफ़े में बैठ के चलाता था। ये पूरा सिल्क रोड वो कैफ़े बैठ के चलाता था। तो उसी कैफ़े में CIA वालों ने और एक और एजेंसी थी DEA वालों ने, तो DEA और CIA ने मिलके उसको पकड़ा और उसका जो लैपटॉप पकड़ा तो वो भी बिल्कुल ओपन था, यानी कोई पासवर्ड वगैरह नहीं था। अच्छा, वो कोशिश में था कि किसी ना किसी तरीके से लैपटॉप बंद हो जाए ताकि पासवर्ड उसको ना मिल पाए उन लोगों को, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से उसको पकड़ा। अच्छा, मेन चीज़ ये है कि जब उसको पकड़ा गया तो काफ़ी उन्होंने जिस तरीके से उसको पकड़ा तो उनका मैसेज यही था कि अब कोई डार्क वेब पे इस टाइप की कोई हरकत ना करे इलीगल। लेकिन मज़े की बात यह है कि वो इंस्पिरेशन बन गया लोगों के लिए डार्क हज़ारों वेब की पे। तादाद में एक अपॉर्चुनिटी वहाँ पर ओपन हो गई थी कि सिल्क रोड बंद होगा तो लोग अब कहाँ जाएंगे, तो वो हमारी वेबसाइट पे आएंगे। सिल्क वैसे रोड ही बंद जैसे हुई। कोका कोला हाँ, पे पाबंदी लगी थी इसराइल और ईरान वॉर पे, तो कोला नेक्स्ट ने अपनी खोला नेक्स्ट मार्केट आ गया। बना दी। अच्छा, अब मज़े के बारे में बता रहा हूँ। जो मेन चीज़ है, सिल्क रोड के बंद हुए हुए 30 दिन के बाद सिल्क रोड 2.0 भी ओपन हो जाती है। और सेम वही वेबसाइट का रेप्लिका, सेम वही वेबसाइट, सेम वही चीज़ें, सेम वही पेमेंट मेथड, सेम वही तो डिलीवरी। किसी अकलमंद ठीक आदमी है। को अपॉर्चुनिटी दिखी, उसने तो कैश कर ली। अब आप ये सोचें कि सिल्क रोड बंद हुए हुए 30 दिन हुए हैं, महीना हुआ है। उस 30 दिन के अंदर अंदर सिल्क रोड 2.0 भी खुल जाती है, अल्फ़ा 2.0 भी खुल जाती है। अल्फ़ा 2.0 खुलती है और उसका ऑनर जो है वो अल्फ़ा बे भी पकड़ा जाता है। मज़े की बात, अल्फ़ा बे बंद हुई और अल्फ़ा बे पे भी उतना ही ट्रैफिक था जितना सिल्क रोड पे था कस्टमर्स का। ठीक है। तो अल्फ़ा बे जब बंद हुई, तीसरी वेबसाइट भी आती है अल्फ़ा बे 2.0, वो भी तकरीबन 15 दिन के अंदर अंदर बन के रेडी है। अच्छा मनी, मेरे कुछ सवालात हैं डार्क वेब को लेके जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि डार्क वेब पे ऐसी कौन सी चीज़ है जो आज लोग कुछ समझते हैं कि रियल है, लेकिन असल में वो मिथ है। वो है रेड रूम। बेसिकली देखा जाए तो डार्क वेब में जो हकीकत है कि आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं लीगल, चाहे वो वेपन हो या और कोई दूसरी चीज़ हो, यहाँ तक कि पासपोर्ट वगैरह भी हो गए, ID कार्ड हो गए, तो वो भी आपको लीगल मिल जाता है और ये हकीकत है। लेकिन जो एक मिथ है या आप कह सकते हैं कि किसी को आज तक नहीं मालूम कि वाकई में ऐसा होता भी है या नहीं होता, या सिर्फ एक ये कॉन्स्पिरेसी है, तो वो रेड रूम है, जो बहुत ज़्यादा मशहूर भी है और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी है। सेंसिटिव इस तरीके से कि रेड रूम एक ऐसा कमरा होता है रेड कलर का, जो बाकायदा लाइव चैट वहाँ पर चल रही होती है, यानी कि लाइव रूम चल रहा होता है। बेसिकली जैसे हम देखते हैं लाइव क्रिकेट मैच या लाइव यूट्यूब पे कोई सेलिब्रिटी आता है वो बातचीत कर रहा होता है, तो उसी तरीके से वहाँ पर भी लाइव लोग बैठे हुए होते हैं। एक कुर्सी रखी हुई होती है और वहाँ पर कोई एक बंदा बैठा हुआ होता है। और ठीक है। जब आप गौर से देखते हो तो उस कुर्सी पे उसको बाकायदा रस्सियों से बांधा हुआ होता है। तो बाद में पता चलता है कि वो जो बंदा है वो विक्टिम है। और जैसे ही रेड रूम स्टार्ट होता है तो चैट्स साइडों में अलग अलग लैंग्वेजेस में चल रही होती हैं, और जैसे ही वो विक्टिम को वहाँ पर ला के रखते हैं तो चैट जो है वो और ज़्यादा हो जाती है, मतलब पहले से ज़्यादा स्पीड में चैट्स आ रही होती हैं। और उस चैट में अगर आप नोट करोगे तो लोग डिमांड कर रहे होते हैं। अच्छा, ये डिमांड किस चीज़ की होती है वो भी मैं अभी थोड़ा सा बताऊँगा आगे। वो डिमांड इस चीज़ की होती है कि अजीब साइको किस्म के लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं, जो मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल दिमाग से पैदल हो चुके होते हैं वो लोग। बिलफर्स वो टॉर्चर को एक सेटिस्फाई मोमेंट की तरह एंजॉय करते हैं। जैसे हम
अक्सर देख रहे होते हैं हम, रील्स देखते देखते कोई एक ऐसी रील आ जाती है जो हमें लगता है सेटिस्फाइंग है, कोई एक आर्ट वर्क बना रहा है, कोई पेंसिल से कोई ड्राइंग कर रहा है जिसको हम सेटिस्फाई समझ रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर वो लोग क्या कर रहे होते हैं कि टॉर्चर को सेटिस्फाई समझ रहे होते हैं। बेसिकली होता ये है कि किसी विक्टिम को वहाँ पर ला के बिठाया जाता है और जब चैट चल रही होती है तो बाकायदा लोग डोनेट करते हैं, कोई 5 बिटकॉइन देता है या कोई 1 बिटकॉइन, यानी माइनर सा बिटकॉइन, क्योंकि वहाँ पर जो ट्रांजेक्शन होती है वो क्रिप्टो में होती है। तो वहाँ पर जो डोनेशन देता है और कहता है कि कट दिस फिंगर, तो फिर कोई एक आदमी आता है, मास्क पहना हुआ होता है, जैकेट पहना हुआ होता है, वो चूड़ी अपना होता है, कुछ भी लेकर आता है, फिंगर रखता है और कट कर देता है उस चीज़ को। फिर इसी तरीके से दूसरी एक और चैट आती है $200 की, तो वो कहता है कि एक हमर लो और उसके नी पे मार दो, यानी घुटने पे मार दो उसके। तो वो हमर लेकर आता है बड़ा और उसके घुटने, अच्छा वो विक्टिम ज़िंदा है, वो उसकी चीख को, उसके दर्द को वहाँ पर वो लोग महसूस कर रहे होते हैं। तो उसको कोई इंजेक्शन वगैरह लगाया हुआ होता है सुन कुछ भी करने नहीं, का, या बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल, होश ये में होता है वो? बिल्कुल होश में होता है वो। और टॉर्चर जब वहाँ पर होता है तो वो बाकायदा उस टॉर्चर को देख रहे होते हैं वो लोग। फिर एक और डोनेशन आती है $50 की, कि इसकी जो नाखून है वो नाखून प्लास से निकाले जाए। तो बाकायदा प्लास लेकर आया जाता है, फिर उसके वो नाखून जो है वो खाड़े आते हैं एक तरीके से उसकी उंगलियों में से। तो वो ब्लड और ये सारी चीज़ें देख के वो लोग टेरिफाइंग मतलब हो रहे होते हैं। अच्छा, एक वीडियो मेरे पास मौजूद है इस चीज़ से रिलेटेड, तो बड़ी मुश्किल से मैंने ढूंढ के निकाली उसको, ये जानने के लिए कि आया रेड रूम ऐसा एक्सेस करता भी है या नहीं भी करता। लेकिन अब वो वीडियो रियल है या फेक है ये मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन मैंने काफ़ी कोशिश करके निकाली है। उसमें होता ये कि एक विक्टिम होता है, वो बिस्तर पे लेटा हुआ होता है और चैट चल रही होती है नॉर्मली, तो एक बड़ी डोनेशन आती है तकरीबन कोई $5,000-6,000 की, और कहता है कि इसका मुझे ज़िंदा धड़कता हुआ दिल देखना है, उस विक्टिम का ज़िंदा हो और दिल धड़क रहा हो वो मुझे देखना है। वो $6,000 की चैट करता है। वो लेकर आता है अपना सामान, आराम से उसको कट करता है, कट करने के बाद वो दिल उसका धड़क रहा होता है और उसको बाकायदा रस्सी से टाइट करके बांधा हुआ होता है। वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो दिल निकालता है और बाकायदा उसको धड़कता हुआ दिखा रहा होता है कि ये देखो ये दिल धड़क रहा है। फिर वो वापस उसको रखता है। उस टाइम पे वो चीज़ ब्लर हो जाती है वीडियो में, क्योंकि वो भी कहीं से लीक होकर आ रही होती है, लेकिन ये रेड रूम में बिल्कुल ओरिजिनल उसको दिखाया जा रहा होता है। अच्छा, फिर दूसरी एक और वीडियो है जो इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा गर्दिश करी है, वो आप लगा के भी यहाँ पर दिखा सकते हो, उसका कोई मसला नहीं। एक आदमी होता है, नॉर्मली टेबल पे बैठा होता है, सूप पी रहा होता है, ये शायद आपने भी देखी होगी। एक आदमी, एक बॉल होता है बड़ा सा और बड़ा सा चमचा होता है, सूप पी रहा होता है। तो अच्छा। पीछे से कॉस्ट्यूम पहने हुए 2 बंदे आते हैं, एक उसके पीठ पे सहला रहा होता है, दूसरा उसके सर पे सहला रहा होता है। वो बंदा रो रहा होता है और सूप पी रहा होता है। ये होता क्या है, क्यों रो रहा होता है? फिर पीछे से यहाँ तक की एक वीडियो है, 6 या 7 सेकंड की वीडियो ख़त्म हो जाती है, दूसरी वीडियो आती है, फिर दोबारा वही बंदा सूप पी रहा होता है, एक कॉस्ट्यूम पहना हुआ बंदा पीछे से आता है, उसके हाथ में कोई भारी सी चीज़ होती है, हथौड़ी है इस टाइप की कोई चीज़, भागते हुए आता है और उसके बिल्कुल सर पे मारता है पीछे से। जैसे ही वो मारता है वहीं पे वीडियो बंद हो जाती है। जो जहाँ से ये वीडियो आई है, जिन लोगों ने वीडियो निकाली है, तो उन लोगों ने बताया कि ये वो लोग थे जो उनको ट्रेस कर रहे थे, मतलब डार्क वेब को या डीप वेब को, जो मतलब बिल्कुल डीप में जा चुके थे, तो उनको ट्रेस कर रहे थे। तो उनकी फैमिली को उन्होंने मर्डर करके उनकी हड्डियों का सूप बना के उस बंदे को पिला रहे थे। ये चीज़ थी वो। और ये कितनी परसेंट सच है, कितनी परसेंट झूठ है, इसका आइडिया उनको भी नहीं था, लेकिन ये वीडियो वहाँ पर सामने आई। और ये वीडियो, वो कहते हैं ना कि सॉफ्टवेयर अपडेट, हमारे यहाँ आसान अल्फाज में सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, कि किसी को पकड़ लिया, उसके चमाट करा दिया, सॉफ्टवेयर अपडेट कर दी कि आइंदा वो किसी के ख़िलाफ़ बात नहीं करेगा। वो उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा था, और वो उसका सॉफ्टवेयर अपडेट इस तरीके से हो रहा था कि उसी की फैमिली को मर्डर करके उसका सूप बना के उसको पिलाया जा रहा है, और लोगों को दिखाया जा रहा है कि आइंदा अगर हमारी तरफ आने की कोशिश करी तो ये हाल जिसका हुआ है नेक्स्ट टाइम आपका भी हो सकता है। अच्छा, ये तो वो कहानी है, वीडियो है जो आप लगा सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं, क्योंकि इंटरनेट पे चल रही है। मेन चीज़ यहाँ पर आती है कि जब आप डीप वेब में जाते हो, सॉरी डार्क वेब में जब आप जाते हो, तो डार्क वेब के अंदर एक और होती है, वो है मारियाना ट्रेंच करके। शायद आपने नाम भी पहले नहीं सुना मैंने होगा। सुना है, मैंने सुना है। सुना है मारियाना? वैसे मैरियाना ट्रेंच ये उस जगह का नाम नहीं था जहाँ बर्म्यूडा ट्रायंगल था? ऐसा ही है, मतलब वो मारियाना ट्रेंच मतलब एक समुद्र का वो हिस्सा है जो बिल्कुल ही डीप है, जहाँ पर सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँचती। सही। तो उसी से नाम से रिलेटेड उस इंटरनेट के एक मखसूस हिस्से को रखा गया है जिसका नाम ही मारियाना ट्रेंच है, अच्छा। जहाँ पर इंटरनेट की रोशनी ही नहीं पहुँचती उस साइड पर।
मतलब वो इतनी गहराई ये है। नहीं सुने लोग पहुंचते हैं जिनको बहुत उसके बारे मुश्किल में से, पता हाँ है। बहुत मुश्किल से वहाँ पर लोग पहुँचते हैं, लेकिन वो बड़े ही ख़तरनाक और साइको किस्म के लोग होते हैं। अच्छा, मारियाना ट्रेंच के अंदर एक वाक़या है जो मेरे अभी अभी जहन में बैठा बैठा है। वो एक लड़के का है। अच्छा, नॉर्मली हम गुजर रहे होते हैं, जैसे हम पैदल होते हैं, तो कोई भी लिफ्ट देता है क्या, चलो मैं तुम्हें आगे तक छोड़ देता हूँ, तो हम उसके साथ बैठ जाते हैं, आगे तक चले जाते हैं। इसी तरीके से अमेरिका का एक स्टेट है, और वो स्टेट मेरे जहन में नहीं आ रहा कौन सा है, मैं बता दूंगा, उसको नीचे मेंशन कर देना। तो उस स्टेट में एक लड़का था, 29 साल का। तो उसका काम क्या था कि वो लड़कियों को वो करता था, पिक करता था और उनको आगे आगे ड्रॉप कर देता था। मतलब एक तरीके से ऐसा लगता था कि जो पैदल चलने वाले हैं वो उनको वो दे रहा है, उनकी मदद कर रहा है, उनकी हेल्प मदद कर कर रहा रहा है। है, हेल्प कर रहा है कि चलो मैं आगे तक जा रहा हूँ तो मैं आपको छोड़ देता हूँ। अच्छा, उसकी बातें भी ऐसी होती थी कि कोई बिजनेसमैन बंदा है, सूट वूट पहना हुआ है, कोट पैंट पहना हुआ है, गाड़ी में, तो वो कहता ही था कि मैं आगे तक जा रहा हूँ, मैं आपको छोड़ देता हूँ। अब टारगेट उसका लड़कियाँ होती थी, तो लड़कियाँ बैठ जाती थी कि चलो आगे तक छोड़ देंगे। अब वो आगे जाने के बजाय वो चले जाता था जंगल की तरफ, मतलब उनको लेके जंगल की तरफ लेके चले जाता था। अच्छा, वो ताकतवर भी जाहिर सी बात है, लड़कियाँ तो वैसे ही कमज़ोर होती हैं, तो उनको आराम से पकड़ के ले आता था। अच्छा, ले आके क्या करता था किसी को कुछ नहीं पता। वो बताऊंगा कि जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी तो फिर क्या हुआ। तो ऐसे करते करते 19 लड़कियों की मिसिंग कंप्लेन हुई उस स्टेट अच्छा, में। ये एक सीरियल किलर था ऐसा, हाँ। टेड बंडी करके ये हम्म। नाम था उसका, एक सीरियल किलर था। कहीं वो उस तरफ की कहानी तो नहीं नहीं? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, वो अलग है। सही। वो अलग कहानी है और ये अलग है। ये क्या करता था कि तकरीबन 19 लड़कियों को इसने इस तरीके से मर्डर किया था। अब मर्डर करने के बाद करता क्या था वो भी मैं बताता हूँ। 19 लड़कियों की जब मिसिंग कंप्लेन हुई तो पुलिस जाहिर सी बात है वो हरकत में ही कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक स्टेट में और एक ही जगह से एक ही रोड से 19 लोगों के कत्ल हो गया। तो वहाँ पर फिर जब उन्होंने अपने एजेंट्स वगैरह छोड़े तो वहाँ से पता चला कि भाई रोज़ाना एक बिजनेसमैन गुजरता है जो इस तरीके से लोगों की हेल्प करता है। तो अच्छा, वो पकड़ा भी बहुत आसानी से गया। जाहिर सी बात है जो बुरे काम करते हैं वो आसानी से पकड़े जाते हैं। वो तो उन्हीं में से कोई पुलिस एजेंट थी जो नॉर्मल वहाँ से चल रही थी, वो भी उनको इस तरीके से कहता है कि आज मैं आपको आगे तक छोड़ता हूँ, तो वो उनके साथ बैठती हैं, वो आगे तक लेके चले जाता है, उनको जंगल में लेके जाता है। तो पुलिस उसका पीछा करती है, उसको वहीं पे पकड़ लेती है। वो जब उससे उसका कन्फेशन रिकॉर्ड किया जाता है तब वो कहता है कि मैंने 19 लड़कियों को किस तरीके से मारा है वो डिटेल में बताता है पूरा। सबसे पहले तो उसकी मेंटल हेल्थ अगर आप अंदाज़ा लगाओ तो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस बंदा था। डिप्रेस कैसा था, दिमागी मरीज आदमी घर होगा। वालों की वजह से वो डिप्रेशन में चला गया था। मतलब उसके पेरेंट्स की डिवोर्स हो गई थी, और बंद है ये। डिवोर्स हो गई थी और डिवोर्स के बाद जो है वो अपनी उनके साथ रहता था, कि कोई आंटी वंटी थी उनके साथ रहता था। अच्छा, वो आंटी भी इस तरीके से थी कि मतलब हर दिन उसको टॉर्चर करना, उल्टी सीधी बात बोलना, ये करना, इस तरीके से। जाहिर सी बात है, एक बचपन से जब बच्चा बड़ा होता गया उसके दिमाग में ट्रॉमाटाइज हो गया बिल्कुल। बिल्कुल ऐसा ही हो गया था। अब वो अपना गुस्सा किस पे निकालेगा, तो वो ये हरकतें करता था। अच्छा, सबसे पहली चीज़ उसने अपने ही घर में उन आंटी को मर्डर किया। अच्छा, मर्डर किस तरीके से किया, मर्डर कर दिया, करने के बाद अपनी आंटी के उसने 70 पीसेस किए थे। बकायदा ये पूरी फाइल है, ये कोई फेक कहानी नहीं है। 70 पीसेस किए थे और उस 70 पीसेस को बाकायदा उसने लिख कर के ये वाला हिस्सा है, जैसे हम कुर्बानी में लिखते हैं ना, ये हाँ। पिछला हिस्सा है, ये अगर आगे का हिस्सा है, ये कोहान का हिस्सा है। हर हिस्से उसने लिख के फ्रिज में सजा के रखे हुए थे गोश्त की तरह, जैसे हम नॉर्मली रखते हैं। और उसने किया क्या उन हिस्सों का? वो करता था कि रोज़ाना उसको कुछ ना कुछ डिश बनाता था और उसको खाता था, एक तरीके से। कैनिबलिज्म। हाँ, एक तरीके से ये वही काम कर रहा था। फिर वो इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका था, इतना दिमागी तवाज़ुन उसका खो चुका था कि अब वो ये काम मज़ा आने लगा था उसको। लड़कियों को लेके जाता था, पहले वो उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ करता था, गलत काम करता था, और फिर उसके बाद उनको मर्डर करके यही काम वो दोबारा करता था। और जब पुलिस ने उसके घर की इन्वेस्टिगेशन करी तो यकीन नहीं करेंगे कि दांत, जो दांत होते हैं उसके बिस्तर से वो दांत निकले, बहुत सारे इंसानी दांत। अच्छा, इंसानी दांत क्यों उसने रखे हुए थे, तो उसने बताया कि मेरी दादी जो है वो दांत से काटती थी उसको, दादी कह रहा हूँ सॉरी, कट कर आंटी देना, जी। आंटी जो थी उसकी दांत से काटती थी उसको। तो जब वो दांत से काटती थी वो तो उसको दांत से नफरत हो गई थी, इंसानी दांत से। तो वो किसी को भी मर्डर करता था तो वो उसके दांत निकाल के बिस्तर के नीचे रखता था, संभाल के ये दांत है कि ये किसी को ना काटे। मतलब इस तरीके से उसका दिमागी तवाज़ुन बिल्कुल ही हो जहनी चुका था। मरीज आदमी हो गया था बिल्कुल। वो। अच्छा, फिर मज़े की बात ये है कि जितनी भी एक्टिविटीज़ वो कर रहा होता था उन सब की बाकायदा वो वीडियो रिकॉर्डिंग करता था, हर एक चीज़ की, और अपने पास सेव रखता था। अब ये कंफर्म नहीं है कि वो उसको डार्क वेब पे कहीं सेल करता था
या नहीं करता था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब वो जो ये काम वो कर रहा था उसके पास पैसे भी कहाँ से आ रहे हैं। तो अभी जैसा आप डिस्कस कर रहे थे कि अगर कोई डार्क वेब पे चल रहा था तो वहाँ पर उसको हैकर्स वगैरह मिल जाते हैं। एक टाइट स्टोरी है, अच्छी स्टोरी है, थोड़ी सी फ़नी भी है। मैं इसको फ़नी वे में लेके जाऊँगा खुद ही, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीरियस स्टोरीज़ पे हम लोग चले गए थे। अच्छा, ये स्टोरी बिल्कुल रियल है, चेक कर सकते हैं, आइए, कोई मसला नहीं। यूट्यूब पे बाकायदा पूरी डॉक्यूमेंट्री इसके ऊपर बनी हुई है। बांग्लादेश का एक बैंक है, सेंट्रल बैंक, ठीक है, जैसे हम पाकिस्तान के बैंक, बांग्लादेश सेंट्रल बैंक। बांग्लादेश सेंट्रल बैंक, ठीक है, जैसे पाकिस्तान का बैंक है स्टेट बैंक, सेंट्रल है, और वो पूरी मीशत वगैरह को देख रहा होता है। इसी तरीके से बांग्लादेश सेंट्रल बैंक है जो पूरी बांग्लादेश की मीशत को देख रहा है, ठीक है। होता ये है कि उन्होंने कोई जॉब ऑफ़र करी होगी, जैसे नॉर्मली जॉब की एप्लीकेशंस आती हैं कि आप इस ईमेल पे जो है वो जॉब एप्लीकेशन अपनी CV वगैरह सेंड कर दें, ठीक है। तो उसी तरीके से उन्होंने भी जो है वो जॉब एप्लीकेशन के लिए कहा होगा कि भाई इस ईमेल पे अपने रेज्यूमे वगैरह जो है वो शेयर कर दें। तो उन्हीं में से कोई एक हैकर था जिसका दिमाग चल रहा था। उसने क्या करा कि उस ईमेल पर उस रेज्यूमे के साथ जो है वो कुछ स्पैम ईमेल्स थे, लिंक थे, वो अटैच करके शेयर कर दिए ईमेल पे। अच्छा, इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि बैंक जब ईमेल चेक करने लगे तो उसके साथ साथ उसकी भी रेज्यूमे उन्होंने डाउनलोड करी। जब उन्होंने डाउनलोड कर ली तो वो लिंक उनके कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो ठीक है। गया CV के साथ साथ। सही है। अच्छा, इत्तेफाक से जिस एम्प्लॉय ने उसको डाउनलोड किया, तो ज़ाहिर सी बात है नेटवर्क के थ्रू पूरा बैंक आपस में कनेक्ट होता है, बिल्कुल, सर्वर्स कनेक्ट होते हैं आपस में। सर्वर कनेक्ट होता है। तो वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, दूसरे कंप्यूटर से तीसरे कंप्यूटर, यानी 3 मेन कंप्यूटर में वो चला गया। अच्छा, अब वो चला गया तो मज़े की बात यह है कि वो जाने के बाद इंस्टॉल हुआ। ज़ाहिर सी बात है वो हैकिंग के लिए उन्होंने भेजा था सारा, एक्सेस मिल गया उसको। उनको पूरा एक्सेस मिल गया। अच्छा, एक्सेस मिल गया, सब कुछ हो गया, बैंक को कोई ख़बर नहीं है। सही है, बैंक को कोई ख़बर नहीं है। मज़े की बात, तो साइबर सिक्योरिटी टीम क्या कर रही थी बैंक? बंगाली है, मछली खा के सो रही थी। तो मज़े की बात यह है कि एक्सेस भी चला गया, उनको कोई ख़बर नहीं है कि हमारे बैंक का एक्सेस जो है वो हैकर्स के पास पहुंचा हुआ है। अच्छा, हुज़ैफा, अंदाज़ा लगाओ कितने दिन तक एक्सेस रहा होगा? 5-6 दिन, हफ्ते से 2 हफ्ता, हफ्ते से 2 हफ्ता। अगर मैं बोलूँ थोड़ा सा और बढ़ाओ, महीना, थोड़ा सा और बढ़ाओ 3 महीना। भाई, तकरीबन 6 महीने तक हैकर्स के पास उस पूरे बैंक का एक्सेस था, 6 महीने तक। और 6 महीने तक सर्वर में मतलब कोई बग डिटेक्ट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, कोई कुछ भी एरर नहीं, नहीं आया, कहीं से डेटा लीक की रिपोर्ट नहीं आई, कोई सिक्योरिटी सिस्टम की तरफ से उनको लॉगिन रिपोर्ट नहीं आई, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, यार मतलब फेसबुक भी अपना कहीं आप लॉगिन करो वो भी ईमेल ले लेता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, 6 महीने तक उनको कोई अपडेट ही नहीं है कि कोई हैकर की टीम बकायदा पूरी कि वो हमारे सिस्टम के अंदर घुसी हुई है और वो हमें मॉनिटर कर रही है बकायदा। वो चेक कर रही है कि डेली ट्रांजेक्शन्स कितनी हो रही हैं, हम स्विफ्ट बैंक में कितना पैसा जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कितनी जो है वो विड्रॉ हो रही है, कौन कौन से मेन अकाउंट है, किस अकाउंट में ज़्यादा पैसे हैं कस्टमर के, किस अकाउंट में कम है, कौन ब्लॉक हो गया, कौन क्या है। ईच एंड एवरीथिंग 6 महीने तक एक एक चीज़ मॉनिटर होती रही और बैंक को ख़बर नहीं है। अच्छा, अब मज़े की बात और आती है, अब आप और हंसोगे। बैंक हैकर्स ने छोटी अमाउंट में ट्रांजैक्शन करी, बाहर के UK के किसी अकाउंट में छोटी अमाउंट में ट्रांजैक्शन करी। छोटी अमाउंट से मतलब ये है कि $2 $3, सही। बहुत मिनिमम अमाउंट है। वहाँ पर भी वो बैंक नहीं डिटेक्ट कर पाया कि कोई हैकर्स हमारे सिस्टम के अंदर मौजूद है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि जहाँ तक मैंने सुना है कि भाई रेगुलर बेसिस पर ऑडिट होता है, ऑडिट होते हैं भाई, ठीक है। पूरे सर्वर्स के ऑडिट होते हैं, रोज़ाना सिस्टम्स के ऑडिट होते हैं। रोज़ाना डेली बेसिस पर ये ऑडिट हो रहे होते हैं, चाहे वो कैश के हों या क्योंकि IT के हों, किसी के भी हों। भाई जहाँ मनी ट्रेल इन्वॉल्व हो जाती है वहाँ बड़े मसले मसाइल आते हैं इनमें। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, उन्होंने $2-3 की ट्रांजैक्शन करी और 3 से 4 मरतबा करी। और मज़े की बात ये है कि उस, पता नहीं, अब मैं फिर वही बोलूँगा कि वो मछली खा के सो रहे थे। चावल खा के नींद ज़्यादा आती है। चावल खा के वो सो रहे थे, वो वैसे डिटेक्ट ही नहीं बंगाली कर पाए। कुछ लोग भी शो देखते हैं हमारा पॉडकास्ट। अब सारे बंगाली एक जैसे नहीं होते ना, मैं हर किसी को नहीं बोल रहा। ठीक है, तो इत्तेफाक से ट्रांजैक्शन हो रही है और उनको खबर ही नहीं है इस चीज़ की। उन्होंने देखा यार बैंक तो सो रहा है, अब बैंक तो अपने वालिद साहब का हो गया, इस तरीके से वो चेक कर रहे हैं हर चीज़। एकदम उन्होंने क्या करा, बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन, कम से कम भी कोई 80-90 मिलियन डॉलर्स की, एक ही दफ़ा में उन्होंने क्या करा, सारी ट्रांजैक्शन करी, लेके उड़ गए सारा लेकर पैसा। उड़ गए। कभी कोई UK के अकाउंट में, कोई US में, कोई थाईलैंड में, मुख्तलिफ अकाउंट में उन्होंने क्या कर दिया, ट्रांजैक्शन कर दी। फिर बैंक को होश आ रहा है कि $80 मिलियन गए कहाँ। तब जाके वो चेक करने के हमारे सिस्टम में कोई क्रैश था,
जब वो पहुँचते पहुँचते पता चला कि 6 महीने पहले, अच्छा 6 ये महीने कहानी- पहले एक नौकरी का इश्तिहार डाला गया था, जिससे एक सीवी आई थी हाँ। एक ईमेल में, वो हमने डाउनलोड करी, वहां से एक्सेस मिला। अच्छा ये कहानी होते होते भी 8 महीने हो गए। अच्छा मज़े की बात ये है कि अगर वो छोटी छोटी अमाउंट में ट्रांजैक्शन करते रहते ना, बैंक को खबर ही नहीं होती। यार मैंने सेम चीज ऐसी एक सुनी है, एक हैकर ने ऐसा सीन किया था कि 1 रुपए हर अकाउंट से ट्रांसफर कर लिया। वो 1 रुपए उनके लिए तो कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है यूजर के लिए, लेकिन अगर बैंक में 2 लाख 3 लाख अकाउंट्स हैं लोगों के, ये भी मैं एवरेज मिनिमम पे बात कर रहा हूँ, बेयर मिनिमम 2 लाख 3 लाख अकाउंट हैं, तो 1 1 रुपए 2 लाख 3 लाख रुपए तो उसने ऐसे ही बाहर कर लिए। ऐसे ही हो गया। तो ये अगर वो हर महीने, ऐसा एक हैकर ने किया है एक्चुअली, हर महीने 1 1 रुपए निकालता था हर अकाउंट से, उसकी महीने की सैलरी, वो एक सैलरी बना के चल रहा था हर महीने की। ये तो एक शेख दुबई का कोई इनको टकरा गया उस बैंक को कि मेरा 1 रुपए का हिसाब कैसे नहीं मिल रहा। अच्छा वो भाई फंस गया उन बैंक वालों में कि आप 1 रुपए मेरा गया कैसे, कटा कैसे, मुझे हिसाब दीजिए इसका। स्टेटमेंट निकलवाई गई, सब कुछ हुआ, बैंक के ऑडिट करने वाले बैठे, मैनेजर बैठे, स्पेशलिस्ट बैठे, डेटा एनालिस्ट बैठे, शेख ने अपने बंदे बुलाए, चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए जो होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट शेख का, वो बैठा, 1 रुपए का हिसाब नहीं मिला। जब उसको चेक किया गया तो पता चला सिस्टम में बग है। बग कहाँ से है भाई, ये एक फिशिंग लिंक था जिस पे क्लिक कर लिया था किसी ने, तो ये एक्सेस दिया हुआ है हैकर साहब को किसी ने। तो मतलब ये चीज़ें रियल लाइफ में होती हैं। ये है वही है, ये बकायदा पूरी डॉक्यूमेंट्री इसके ऊपर बनी हुई है बांग्लादेश बैंक की कि तो तकरीबन कोई 8 महीने हो गए थे इस बात को। अच्छा 8 महीने भी उनको उस टाइम पे पता चला जब बड़ी अमाउंट उनके बैंक से निकल गई, वरना मेरा नहीं ख्याल है कि उनको कभी पता भी चलता। वो आराम से अगर $3-4 जैसे तुम बता रहे हो निकालते रहते, वो नहीं पता चलता उनको। भाई एक चीज़ 6 महीने तक मॉनिटर करना कोई आसान चीज़ नहीं है, हैरत तो इस चीज़ पर होती है। अच्छा एक हैकर अभी मेरे थोड़ा सा जहन में आया, पूरा गवर्नमेंट ने उसको प्रोटोकॉल दिया हुआ है, गवर्नमेंट जानती है कि वो हैकर है, लेकिन वो उसको कभी भी अरेस्ट नहीं करेगी। क्यों अरेस्ट नहीं करेगी? क्योंकि वो अमेरिका की बजा के रखा हुआ उसने, मतलब गवर्नमेंट के लिए ही काम कर गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है। अमेरिका ने बार बार वार्निंग दी कि भाई इसको अरेस्ट करो, इसको पकड़ो, ये करो वो करो, लेकिन गवर्नमेंट हाथ ही नहीं डालती। और वो रशिया का हैकर था, रशिया का बहुत बड़ा हैकर है, और मतलब एक तरीके से देखा जाए तो वो अमेरिका के जितने भी बैंक अकाउंट हैं उन सब के वो पैसे निकाल कर रशिया को देता था। क्योंकि पहले जो रशिया था वो सोवियत यूनियन था, और अमेरिका की और सोवियत यूनियन की बहुत लड़ाई, हाँ, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे सोवियत यूनियन बनी थी, सोवियत यूनियन बनी थी। थोड़ा सा ये तो मुझे उस याद टाइम पड़ता पे है। जितना नुकसान सोवियत यूनियन को हुआ था, यानी आज के रशिया को हुआ था, तो वो एक तरीके से रिकवर करवा देते वो गवर्नमेंट उससे। बाकायदा उसको पूरी प्रोटोकॉल मिली हुई थी अच्छी खासी। अभी भी वो हैकर है, एग्जिस्ट करता है रशिया के अंदर। अगर आप जाके लिखोगे रशिया बिगेस्ट हैकर, तो वो पूरी डिटेल आ जाएगी उसकी। अच्छा मैंने कहीं सुना है ये जो डार्क वेब है ये इजाद भी रशिया की है। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब इस लेवल के वहाँ लोग हैं, प्रोग्रामर्स हैं, कोडर्स और हैकर्स मौजूद हैं रशिया में कि डार्क वेब उन्होंने इजाद किया। अच्छा सुना ये भी है कि डार्क वेब शुरू अच्छे कॉज के लिए हुई थी कि लेकिन लोगों ने इसके लूप होल्स का फ़ायदा उठा के इसको अपने काम के लिए इस्तेमाल किया। ऐसे ही है, रशिया में ईजाद ऐसे हुई थी कि वहाँ की जो एजेंसीज़ थी, खुफिया एजेंसीज़, जैसे हम पाकिस्तान की बात करें तो ISI वगैरह है, इस टाइप की जो खुफिया वहाँ की एजेंसीज़ थी, वो आपस में कांटेक्ट करती थी। तो जाहिर सी बात है उनको कांटेक्ट करने के लिए अगर वो नॉर्मली मोबाइल फ़ोन से इन सब चीज़ों से करेंगे तो वो ट्रेस हो जाएंगे, और या इंटरनेट सर्फिस नेट यूज़ करेंगे तो उससे भी ट्रेस हो सकता है। तो उस चीज़ को उन्होंने क्या करा था कि डार्क वेब पर उन्होंने खुद डार्क वेब बनाई थी कि ताकि हम आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें। लेकिन जाहिर सी बात है जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहाँ बुरे लोग भी आ जाते हैं। तो वहीं से ये डार्क वेब का सिलसिला शुरू हुआ और बढ़ता जा रहा है ये तो आहिस्ता आहिस्ता। अभी ये मारियाना ट्रेंच तक पहुँचा, अब ये पता नहीं आगे कहाँ तक जाता है। अच्छा हमने मैरियाना ट्रेंच की बात की है, हमने सिल्क रोड की बात की, डार्क और डीप वेब की बात की, हमने टॉर ब्राउज़र की बात की। अब जो सर्वर्स होते हैं, इंटरकनेक्टेड सर्वर्स होते हैं, इनक्रिप्टेड जो सर्वर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने देखा है कि भाई लोग सर्वर बना लेते हैं अपना प्राइवेट, उस पर 2 लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, कोई मॉनिटर नहीं कर सकता उनको उन 2 के अलावा, ऐसा भी होता है। तो वहीं टॉपिक्स बहुत सारे हैं, सवालात और वाक़यात बहुत सारे हैं डार्क वेब के बारे में बात करने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता एक पॉडकास्ट में सब कुछ कवर किया जा सकता है। मेरी पिछली बाकी सारी चीज़ों से ये पॉडकास्ट, पिछले बाकी पॉडकास्ट को देखा जाए उसके मुकाबले में ये पॉडकास्ट ऑलरेडी 40, 45, 55 मिनट की हो चुकी है। अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको, मिनिमम 1 घंटा तो मिनिमम हमें रिकॉर्डिंग के दौरान 1 घंटे से ऊपर लग गया है इसको रिकॉर्ड करते हुए।
तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को पसंद आई होगी। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि भाई माशाल्लाह से मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए, जिसकी मुझे कतई उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो सकता है। लेकिन दोस्तों ये सब मुमकिन हो पाया आप लोगों के ही सपोर्ट की वजह से। जिसने मेरी सुनाई गई और नरेट की गई हॉरर स्टोरीज़ को पसंद किया, उस पर कॉमेंट किया, उसको लाइक किया, मुझे सब्सक्राइब किया, मुझे शेयर किया। इस साल का अगर मैं देखा जाऊँ तो तकरीबन 500 से ज़ायद मरतबा तो मेरी वीडियोस को शेयर किया गया। तो मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग भी अपना भरपूर सपोर्ट दिखा रहे हैं। और वीडियो लाने में इस दफ़ा हो सकता है थोड़ी सी देर हो गई है, लेकिन यही वजूहत हैं कि मैं कोशिश करता हूँ जब मैं गैप लेता हूँ तो अपनी स्किल्स को, अपनी एडिटिंग को बेहतर करूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की पॉडकास्ट आपको पसंद आई होगी। और अगर वाकई में आपको पॉडकास्ट पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसके नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, जिससे मुझे मज़ीद सपोर्ट मिलता रहे। मिलते हैं आपसे फिर किसी अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। डीप डार्क वेब इन सारे ब्राउज़र से बहुत दूर रहिए, ये आपकी काम की चीज़ नहीं है। और अगर आप प्रोफेशनल हैकिंग सीखना चाहते हैं तो किसी अच्छे इदारे को ज्वाइन करें, ना कि इस तरह की उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू करना। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।